तो दोस्तों, एक तरफ नोएडा के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है। प्रधानमंत्री मोदी दिन में ही 1:30 बजे सबको कह रहे हैं कि मोबाइल की टॉर्च जलाओ और उद्घाटन करें, और वहाँ पर खचाखच भीड़ है। और वहीं उसी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ का एयरपोर्ट बिल्कुल खाली पड़ा है, और वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं अपने मोबाइल में इसी नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन देख रहे हैं। तो ये कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये कहानी बिहार की भी है, ये छत्तीसगढ़ की भी है, ये हरियाणा की भी है। तो अगर बात करें अगर कैग की, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उसका कहना है कि उड़ान स्कीम के अंदर जितने भी एयरपोर्ट बनाए गए थे उनमें से अधिकतर बंद हो चुके हैं, और जितने भी रूट दिए गए थे उनमें से भी अधिकतर बंद हो चुके हैं। उस रिपोर्ट की बात माने तो दिए गए रूट में से 52% रूट पर कभी सर्विसेज शुरू ही नहीं हुई, और जिन पर शुरू भी हुई उन पर भी अब बंद हो चुकी है। और अब जितने रूट चल रहे हैं उनका टोटल में से परसेंटेज है केवल 7। तो ये नए एयरपोर्ट बन किसके लिए रहे हैं? अगर वहाँ पर कोई जा नहीं रहा है, कोई वहाँ पर रूट नहीं चल रहा, जो रूट चल रहे हैं वो भी बंद हो रहे हैं, तो ये सब किस लिए हो रहा है? तो दोस्तों, ये एक बहुत केयरफुली प्लान्ड एक साजिश है, खेल है, एक गहरी चाल है और एक स्कैम है, जहाँ पर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है कि सरकार किसान की ज़मीन खरीद रही है, सरकार टैक्स पेयर का पैसा लगा रही है एयरपोर्ट को बनाने में, सरकार उसी पैसेंजर को जिसने टैक्स दिया है उसको ही सपना बेच रही है, और जब ये सपना बिक जा रहा है तो वो सारा सामान उठाकर प्राइवेट कंपनी को दे दिया जा रहा है ताकि वो उसका यूज़ कर सके। और ये सब कुछ कई सारी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जा रहा, बल्कि एक ही समूह के पास ये इकट्ठा होता जा रहा है, मोनोपोली बनती जा रही है, और उस समूह का नाम है अडानी ग्रुप। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उड़ान की, जिसका मतलब था कि उड़े देश का आम नागरिक, यानी जो चप्पल पहनता है वो भी वहाँ पर सफ़र कर सकता है। और इसी को बार बार टीवी में बताया गया, बार बार मीडिया में दिखाया गया, खास करके गोदी मीडिया में, जहाँ पर कहा गया कि 2014 में जहाँ देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, अब 160 के आसपास हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है 10 सालों में। लेकिन वहीं कैग की रिपोर्ट की बात करें तो 774 रूट थे जिनको कहा गया था कि इन पर फ्लाइट चलेंगी, लेकिन उनमें से 403 पर नहीं चली, यानी कि 52% पर चली नहीं। उसके बाद जिन रूट्स पर चली वहाँ भी सरकार ने सब्सिडी दी एयरलाइंस को कि तुम्हारा जो घाटा है वो हम पूरा करेंगे, लेकिन तुम चलाओ। तो वहाँ पर 3 साल कुछ चलती हैं, लेकिन उनमें से जो चली थी वो भी लगभग बंद हो चुकी हैं, अब केवल 7% चल रही हैं। तो एक अगर मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जाए तो यहाँ पर कैग का आइडिया है कि लगभग सरकार ने 4300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है कंपनीज को कि वहाँ पर वो जो रूट है उनको चलने दें, और उसी के साथ लगभग 4600-4700 करोड़ के आसपास जो नए एयरपोर्ट बने हैं, जो रीजनल एयरपोर्ट हैं, उन पर पैसा लगाया गया, जहाँ पर अब कुछ नहीं हो रहा। तो 9000 करोड़ रुपए आम पब्लिक का जा चुका है, और आम पब्लिक का जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ। वो आज भी चप्पल पहन के ज़मीन पे ही चल रहा है, वो एयरपोर्ट पे और या एयरप्लेन में नहीं जा रहा है। तो अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, कैलाशपुरा त्रिपुरा की बात करें, हिसार हरियाणा की बात करें, दीसा एयरपोर्ट गुजरात की बात करें, तमाम भरे पड़े हैं रीजनल एयरपोर्ट जो बने तो सरकार के पैसे से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से, लेकिन अब वो चल नहीं रहे। वहीं पर भारत सरकार के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अब ये चल नहीं रहे तो इनको प्राइवेट कर देते हैं। और इसकी शुरुआत होती है 2019 में, जब भारत सरकार ने जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, जो पहले से चल रहे थे, जिन पर बहुत अधिक फुटफॉल था, बहुत अधिक पैसेंजर आते थे, अच्छे से चल रहे थे, उनके लिए बिडिंग की कि इनको प्राइवेट कर देंगे, जिसमें लखनऊ है, अहमदाबाद है, जयपुर है, तिरुवनंतपुरम है, मंगलूर है। तो इस तरीके से गुवाहाटी के हैं, तो 5-6 एयरपोर्ट थे, उनके लिए उन्होंने बिडिंग की वहाँ पर कि आप आओ, पैसा दो और इनको ले जाओ। और कमाल की बात है कि सरकार का कहना है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी थी, हमने तो कम्पिटिटिव बिड बुलाई थी, सबके सामने टेंडर खुला था। लेकिन असलियत में क्या हुआ, 6 के 6 एयरपोर्ट एक ही कंपनी को मिल जाते हैं, और उस कंपनी का नाम है अडानी। अगर यहाँ पर बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन एक दिखावा सा महसूस होता है, क्योंकि जो बिडिंग थी, अगर एक एग्जांपल ले जैसे मंगलोर एयरपोर्ट की, तो वहाँ पर जो अडानी की बिडिंग थी, देखिए पहले तो जो बिडिंग है वही एक बहुत ही बेकार सा कंसेप्ट है। जो बिडिंग करने आता है वो हर टिकट पर पैसेंजर की फ़ी सरकार को देता है।
तो अडानी ग्रुप ने वहाँ पर पैसेंजर की जो फीस थी वो 115 रुपये रखी, और वहीं पर जो दूसरे नंबर पे थी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसने रखी थी सिर्फ 45 रुपये। तो आप सोच सकते हैं कि 45 से 115 तो बिडिंग तो मिलनी थी, बट ये अग्रेसिव बिडिंग है, दिस इज़ अ प्लान्ड बिडिंग। यहाँ पर पहले से पता था कि बिडिंग कितनी है और मुझे कितनी रखनी है, और इसके बाद 6 एयरपोर्ट अडानी के हो गए। जितना भी वहाँ से पैसा आएगा वो अडानी का है, वो कैसे आएगा उसकी भी अभी बात करेंगे। तो इसके अलावा वहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद जो मुंबई के एयरपोर्ट था 2021 में, वो भी अडानी के हाथ में आ जाता है। नवी मुंबई एयरपोर्ट जो बन रहा है उसमें भी अब अडानी का स्टेक है। तो लगभग जो 8 बड़े ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं वो अडानी समूह के पास हैं, और जिसको कहा जाता है कि लगभग 23% जो पैसेंजर हैं वो अडानी ग्रुप के पास आ गया, और लगभग 33% जो कार्गो है, एयर कार्गो, वो भी अब अडानी के पास आ गया है। इतना कुछ होने के बाद भी सरकार का मन नहीं भरा, उसका लग रहा है कि प्राइवेट और कर दे, क्योंकि जिन एयरपोर्ट्स की हमने बात की जो रीजनल नए बने हैं वो चल नहीं रहे। तो अब एक नई स्कीम लगाई गई कि किस तरीके से सब कुछ दे दिया जाए, और उस नई स्कीम का नाम है बंडलिंग कंसेप्ट, यानी कि अब बंडल कर देंगे। और इसकी बिडिंग अभी होनी है 11 एयरपोर्ट की, और जहां पर पहले ही अडानी समूह कह चुका है कि हम इसकी बहुत अग्रेसिव बिडिंग करेंगे, जिस तरीके से वहाँ पर की थी, यानी कि अगर कोई 50 रुपये पर पैसेंजर फ़ी कहेगा तो हम 200 रुपये तक देने को तैयार हैं। तो आप कहेंगे कि क्यों ऐसा, 200 रुपये देने को क्यों तैयार है? उसी की कहानी है, वहीं पर सारा पैसे का खेल है। तो बंडलिंग में अब सरकार ने क्या कहा कि ऐसा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि वाराणसी का एयरपोर्ट देंगे क्योंकि ऑपरेशनल है, वहाँ अच्छा खासा फुटफॉल है, तो उसके साथ गया का और कुशीनगर का जोड़ के लेना पड़ेगा, तो एक के साथ 2 फ्री। तो ऐसी कंसेप्ट लगाया। अमृतसर का लेना है तो आपको कांगड़ा एयरपोर्ट जो हिमाचल का है वो भी खरीदना पड़ेगा। तो सरकार का कहना है कि हम एक अच्छे के साथ एक बुरा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो टैक्स पेयर का पैसा लगा है कहीं वो डूब ना जाए, उसको बचाने के लिए हम उसको प्राइवेट प्लेयर को दे रहे हैं। और प्राइवेट प्लेयर इसलिए तैयार है क्योंकि वो चाह रहा है कि सरकार का डूबा हुआ पैसा बच जाए, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर को पैसे से उतना मोह नहीं है। तो ये सब कहने कहाने की बात है, असली जो सच्चाई है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी को एयरपोर्ट की ये पूरी डील मिलेगी तो उसको 50 साल के लिए मिलती है, और उसको सिर्फ पर पैसेंजर फीस देनी है सरकार को, जैसा कि हमने मंगलौर के केस में देखा कि 115 रुपये पर पैसेंजर। तो जो असली खेल है वो शुरू होता है जो एयरपोर्ट की अन्य सर्विसेज है। पैसेंजर को दी जाने वाली हर वो सर्विस, पार्किंग से लेके बैठने की जगह, वेटिंग हॉल, मॉल, रिटेल की ड्यूटी फ्री शॉप, होटल का कमरा, ये सब कुछ उस कंपनी को मिल जाएगा और वो कंपनी उसको यूज़ करेगी। और जो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि डिसाइड करती है कि जो फ़्लाइट का किराया है वो कितना होगा, वो इन चीज़ों को डिसाइड नहीं करती। तो फ़्लाइट का किराया फिक्स है, वो सरकार डिसाइड करेगी, और यहाँ पर आप कैसी भी लूट मचा सकते हो। तो आपको 300 रुपये का समोसा भी मिल सकता है, 500 रुपये का सैंडविच भी मिल सकता है, और आपकी गाड़ी की 1 घंटे की पार्किंग 500 रुपये से लेके 1000 रुपये भी हो सकती है। उस पर कोई सुनवाई नहीं है, और वो सारा पैसा जो जाएगा उस कंपनी के पास जाएगा जिसके पास वो सब कुछ है। और ये सब कुछ इस वक्त अडानी के पास है, और 11 एयरपोर्ट और आने वाले हैं। और उससे भी बड़ा खेल है रियल एस्टेट का, जो उस एयरपोर्ट के आसपास की ज़मीन जो पहले सरकार ने सस्ती खरीद ली, क्योंकि जब वहाँ पर एयरपोर्ट चलने लगेगा, जब वहाँ पर ये सर्विसेज हो जाएंगी तो उसके आसपास की सारी जो रियल एस्टेट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और उसको पहले से ही वही कंपनी खरीद लेगी जो वहाँ पर बिडिंग कर रही है। तो ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, जहाँ पर आम किसान से ज़मीन खरीदी जा रही है, टैक्स पेयर का पैसा उसको बनाने में लगाया जा रहा है, टैक्स पेयर को सपना दिखाया जा रहा है कि तुम चप्पल में भी सफ़र कर सकते हो, लेकिन जब वो चप्पल में सफ़र करने जाएगा तो उसको जूते के पैसे जितना का समोसा भी खरीदना पड़ सकता है। तो खेल यही नहीं ख़त्म होता। अडानी का जो ग्रुप इस एयरपोर्ट अथॉरिटी को देखता है, उसका कहना है कि वो 2027-28 में IPO भी लेकर आएगा। तो आप सोचिए कि जो ज़मीन खरीदी गई थी वो सरकार ने खरीदी थी, उस सरकार ने वहाँ पर पैसा लगाया, उस पैसे से जब वो चीज़ बन गई तो उस कंपनी ने खरीदी, उस कंपनी ने उससे जो मुनाफा कमाया जो कि सरकार का मुनाफा था, उसी मुनाफे से वो IPO लेकर आएगा, और उसी IPO को एक टैक्स पेयर फिर से खरीदेगा और फिर से दोबारा मूर्ख बनेगा, और उसी चक्र में फंसा रहेगा जहाँ पर ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सरकारें एक दूसरे के साथ हैंड इन ग्लव है, यानी कि एक दूसरे के साथ अंदर अंदर
मिले हुए हैं। तो अगर वापस हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें, नोएडा एयरपोर्ट की बात करें, तो वहाँ भी यही कुछ खेल हुआ है। वहाँ पर किसान से ज़मीन खरीदी गई लगभग 30,000 करोड़ की, जिसका पैसा दिया यूपी सरकार ने। और उसके बाद यूपी सरकार ने कहा कि हमने ज़मीन खरीद ली। जो सबसे मुश्किल काम था, ज़मीन खरीदना, किसान को मनाना, उसको मुआवजा देना, वहाँ पर तमाम तरीके की जो कानूनी अड़चने हैं उसको सरकार ने खुद हैंडल किया। और उसके बाद कहा कि हमारे पास अब पैसे ख़त्म हो गए हैं। ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंपनी को बुलाया, 40 साल के लिए समझौता किया और कहा कि अब तुम बनाओ। और उसने अब एयरपोर्ट बनाया है। अब वहाँ पर वो पर पैसेंजर फीस देगा और जो बाकी सर्विसेज हैं वो सारी ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंपनी करेगी। और उस जगह पर जहाँ पर जेवर है वहाँ पर यमुना एक्सप्रेस पहले से ही है, डेवलप है। वहाँ पर बुद्ध सर्किट है, ग्रेटर नोएडा है, सब कुछ पहले से डेवलप है। ज़मीनों के रेट बढ़ गए हैं, वो पहले ही खरीदे जा चुके हैं। और यही सारा वो स्कैम है जहाँ पर उस पैसे के ऊपर सरकार की कोई भी रेगुलेशन नहीं है। तो वहाँ से मुनाफे का आइडिया लगभग 50% है। जितना इन्वेस्ट किया जाएगा पर ईयर उस पे से 50% प्रॉफिट हो रहा है। और जो किराया है सिर्फ पर पैसेंजर फीस, वहाँ से तो सिर्फ 10% रेवेन्यू है। जो सारा खेल है वो इस रियल एस्टेट का, इस इकोसिस्टम का है जो एयरपोर्ट के आसपास डेवलप होता है, जिसको अपने शब्दों में खुद कहा है अडानी ग्रुप ने कि हमें तो उस इकोसिस्टम को अपने कब्जे में लेना है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि अब प्राइवेटाइजेशन इतनी ख़राब चीज़ है कि हम उसकी बुराई कर रहे हैं, क्या पता ये अच्छा हो। अच्छा होता है, प्राइवेटाइजेशन भी कहीं कहीं अच्छा होता है। जहाँ पर सर्विसेज बहुत ख़राब हो, जहाँ पर सर्विसेज को सुधारना ज़रूरी है, वहाँ पर अगर किया जाए तो उसको मानेंगे। एयरपोर्ट पे भी किया जाए तो माना जाएगा, सर्विसेज बेहतरी के लिए किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये स्कैम दिखता है क्योंकि जो सबसे कठिन काम था वो सरकार ने किया है। ज़मीन खरीदना सबसे कठिन काम है। अगर अडानी को कह देते कि जाकर वहाँ पर ज़मीन खरीद लो तो अडानी को ज़मीन खरीदनी मुश्किल हो जाती। तो इसलिए वो सरकार ने खरीदी, इसलिए सरकार ने डेवलपमेंट की और उसके बाद कह दिया गया कि अडानी अब तुम ले लो और तुम चलाओ और मौज लो। तो यहाँ पर ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, यहाँ पर एक स्कैम है। और इस स्कैम के साथ साथ यहाँ पर क्रिएट हो रही है मोनोपोली, क्योंकि पहले ही 8 एयरपोर्ट अडानी के पास है जो कि बहुत ज़्यादा फुटफॉल वाले हैं, जहाँ पर बहुत पैसा क्रिएट हो रहा है और वो सारा पैसा एक ही कंपनी को जा रहा है। और यहाँ पर धीरे धीरे अगर वो अगले एयरपोर्ट जो कि 100% श्योरिटी है अडानी ग्रुप के पास ही जाएगा तो मोनोपोली कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से ही 23% जो पैसेंजर हैं वो अडानी के कंट्रोल में है, 31% एयर कार्गो अडानी के कंट्रोल में है। और जब वो 11 आ जाएंगे तो इसकी जो तादाद है बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लगातार साफ दिख रहा है कि एक बहुत गहरी साजिश रची गई है। मीडिया के थ्रू यहाँ पर एक भ्रम फैलाया गया कि पहले ऐसा होता था अब ऐसा हो रहा है, जबकि वास्तविकता ये है अब भी वही हालात हैं ज़मीनी स्तर पर जो पहले थे। आम आदमी के पास अब भी उतना पैसा नहीं है, आम आदमी अब भी हवाई सफ़र नहीं कर रहा, वो चप्पल पहनकर सड़क पर ही चल रहा है। तो अगर आप अंत तक इस वीडियो के बने हुए हैं मेरे साथ, तो जो आपके सवाल हैं, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, उनको ज़रूर लिखें, क्योंकि कभी न कभी तो किसी न किसी को तो कहना ही पड़ेगा कि ये गलत हो रहा है। तो मैं हूं डॉक्टर विकास और आप देख रहे थे डिजिटल कुरुक्षेत्र। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।